हेलो साथियों। आज से हम लोग एक नई पहल चालू करने जा रहे हैं जिसके तहत हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। ये वो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक हैं जो आपके सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा ये टॉपिक्स आपकी स्टेट जो पीसीएस होती हैं, यूपी पीएससी, एमपी पीएससी, उनके अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इसके अंदर जो कंटेंट रहेगा वो आपका लिमिटेड कंटेंट रहेगा, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जो सीपीएफ के जो एस्पिरेंट होते हैं वो सिविल सर्विसेज का कंटेंट पढ़ने लगते हैं, जो कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है, वो काफ़ी डीप भी होता है, काफ़ी वास्ट भी होता है। तो इसीलिए हम ये जो नया इनिशिएटिव लेके आए हैं उसके अंदर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे, और सिर्फ उतना ही डिस्कशन करेंगे जितना आप में जितने डिस्कशन में आप एक अच्छा ऐसे लिख पाएँ या एक अच्छा आर्गूमेंट लिख पाएँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोपियन सोसाइटी के अंदर इवॉल्व हुआ था। यूरोपियन सोसाइटी के अंदर इवॉल्व होने का इसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि जो मिडिल यूरोप था, जो मिड यूरोप था, मेडिवल टाइम जिसको हम बोलते हैं, तो यूरोप का जो मेडिवल टाइम था उसके अंदर क्या था कि अक्सर किंगडम के अंदर दो अथॉरिटीज़ हुआ करती थी। किंगडम के अंदर दो अथॉरिटीज़ हुआ करती थी। पहली अथॉरिटी थी चर्च और दूसरी अथॉरिटी थी किंग। ठीक है। अगर आप इंडिया का मेडिवल टाइम देखेंगे या इंडिया के एंशिएंट टाइम देखेंगे तो वहाँ पे भी चर्च, या फिर हम अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे वो होते थे और किंग भी होते थे। लेकिन यूरोप में ऐसा खास क्या था? यूरोप के अंदर खास बात ये थी कि यूरोप के अंदर मेडिवल टाइप में जो चर्च थी और जो किंग थी उनकी अथॉरिटी ना सिर्फ बराबर थी, बल्कि जो चर्च थी उसकी अथॉरिटी किंग से ज़्यादा थी। जो चर्च थी उसकी अथॉरिटी किंग से ज़्यादा थी। लेकिन ऐसा आप इंडिया के अंदर नहीं देखेंगे। इंडिया के अंदर जो रिलीजियस जो अफेयर्स जो संभालते थे, जो लोग जो रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर्स होते थे, या जो उस टाइम पे पुजारी वगैरह होते थे, या मेडिवल टाइम पे जो मौलवी वगैरह होते थे, वो किंग को सलाह देते थे लेकिन किंग के ऊपर डोमिनेट नहीं करते थे। लेकिन यूरोप के अंदर इसका उल्टा था। यूरोप के अंदर जो किंग था, क्योंकि यूरोप के अंदर जो यूरोप की सोसाइटी थी 14th-15th सेंचुरी की, ठीक है, वो काफ़ी डार्क सोसाइटी थी। वो हाईली बिलीव करती थी रिलीजियस थिंग्स पे। इतनी ज़्यादा कि आपने शायद सुना भी होगा कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उस रूम में, जिन्होंने रिलीजन से हट के कुछ जो थीसिस दी थी, जो रिलीजन को कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, उनकी हत्या भी करी गई है यूरोपियन सोसाइटीज़ के अंदर। तो वहाँ पे चर्च का बोलबाला था। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो चर्च था वो एक हाईली करप्ट इंस्टीट्यूशन बनता गया। ठीक है। चर्च जो था वो लोगों को हेवन के परमिट दे रहा था। चर्च के जो जो लोग फादर थे, जो पोप थे, वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे। ठीक है। वो मटेरियल थिंग्स पे ज़्यादा फोकस करने लगे थे। तो अब ये चीज़ देख तो सभी लोग रहे थे, लेकिन एक जो प्रोमिनेंट फिलोसोफर था जिसने इसको आइडेंटिफाई किया वो था मैकियावेली। तो मैकियावेली वो पहला फिलोसोफर था जिसने सबसे पहले ये बात कही कि जो सोसाइटी है उसके अंदर चर्च का एक अपना स्फीयर होना चाहिए और किंग की अथॉरिटी का एक अपना स्फीयर होना चाहिए। ठीक है। लोगों की जो पब्लिक लाइफ है, डेली लाइफ है, वो उसको रेगुलेट करने का काम किंग का होना चाहिए। उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने का, रोज के जो इंस्टीट्यूशन है उसको रेगुलेट करने का काम किंग का होना चाहिए। और चर्च को अपने स्फीयर तक सीमित रहना चाहिए, यानी कि रिलीजियस स्फीयर तक सीमित रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो चर्च थी वो अपने स्फीयर्स को बहुत ज़्यादा लांग रही थी। ठीक है। वो ना सिर्फ किंग को डोमिनेट करती थी, बल्कि समय समय पे ये डिसाइड भी करती थी कि किंग होगा कौन। तो इसलिए कहते हैं कि जो सेकुलरिज्म है उसको वेस्टर्न सोसाइटीज़ के साथ में ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इसकी नीड बहुत ज़्यादा थी। इंडिया के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। इंडिया के अंदर पहले से ही दोनों के बीच में एक हार्मोनी थी, किंग के बीच में और चर्च के बीच में एक पहले से ही हार्मोनी थी, और ऐसी कुछ कंडीशन नहीं हो रही थी। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में ऐसा था कि जो चर्च थी वो किंग के ऊपर बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गई थी, जिस वजह से जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन थे वो बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए थे, क्योंकि किंग का उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कुछ रोल था नहीं। ठीक है। तो इफ यू गो बाय आवर डेफिनेशन, तो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम वर्किंग ऑफ स्टेट, दैट इज स्टेट विल नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ रिलीजन, इज व्हाट इज सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म एक, जब ये सब चल रहा था तो मैकियावेली ने जब ये बात कही तो लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, और एक फेस आया रेनेसां का, जो आपने अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा स्कूल टाइम में। ये वो फेस था जब लोगों ने रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट किया कि भाई जो चर्च है या जो रिलीजन है उसका एक अपना एक लिमिटेड स्फीयर होना चाहिए, वो हर जगह पे पेनिट्रेट नहीं कर सकती। ठीक है। तो लोगों ने क्या बोला, लोगों ने ये दलील देना स्टार्ट करी, जो बेसिकली जो मिडिल क्लास थी और जो नई कैपिटलिस्ट क्लास थी उसने दलील देना स्टार्ट करी कि जो स्टेट है और जो चर्च है उन दोनों को आपस में सेपरेट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो स्टेट है वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। ठीक है। तो सेक्युलरिज्म की जो मॉडर्न डे डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी तरह जस्टिफाई करती है वेस्टर्न सोसाइटीज़ को। सो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द वर्किंग ऑफ अ स्टेट इज व्हाट सेक्युलरिज्म। लेकिन अभी हम जब डिस्कशन करेंगे तो उसको हम जानेंगे
कि जो इंडियन सेकुलरिज्म का मॉडल है वो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट था वो भी ऐसा नहीं था, है ना। ये जो सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है वो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा अप्लाई होती है, लेकिन चूंकि हम अक्सर चीज़ें जो पढ़ते हैं वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं, तो यही एक सेकुलरिज्म की एक एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है। अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की और इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म की। सी, इंडिया के अंदर जो सेकुलरिज्म है वो सोसाइटी के अंदर ज़्यादा है, लेकिन उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी रिकॉग्नाइज़ किया है। कैसे रिकॉग्नाइज़ किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको आर्टिकल 14, 15 और 16 के अंदर इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, आपका आर्टिकल आपको राइट टू इक्वलिटी देता है, यानी कि कोई भी अलग नहीं है। आपका आर्टिकल 15 आपको बताता है कि भाई आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ जाएगा किसी भी बेसिस पे। और आपका आर्टिकल 16 आपसे कहता है कि आपको जितने भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हैं उनमें बराबरी का हक मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर किसी भी धर्म के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये सबसे बड़ा पिलर है हमारे इंडियन सेकुलरिज्म का। ठीक है, ऐसा क्या होगा ना कि अगर आप ऐसी चीज़ों को कोट करेंगे अपने आर्ग्यूमेंट्स में, अपने ऐसे में, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होंगी। आप कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करेंगे अगर, उसके आर्टिकल्स को कोट करेंगे अगर। ठीक है, तो पहला एलिमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है वो है हमारा आर्टिकल 14, 15, 16। ठीक है, दूसरा एलिमेंट जो हमारे रिलीजियस राइट हैं, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो हमारे रिलीजियस राइट हैं, ठीक है, वो हमारा सेकंड एलिमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। तीसरा जो हमारा एलिमेंट है वो है कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स, जो कि हमारा आर्टिकल 29 और 30 के अंदर है। जो हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं, है ना, उनको कुछ स्पेशल राइट्स देते हैं। कौन सी माइनॉरिटीज़? दो तरीके की माइनॉरिटीज़, पहली रिलीजियस और दूसरी लिंग्विस्टिक। ठीक है, लेकिन सरकार ने अभी तक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया है, तो अभी इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को ही रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जैन, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस। इसके बाद में आता है मैंडेट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे आपस में हार्मनी बनाने के लिए कहती हैं, आपस में भाईचारा बनाने के लिए प्रमोट करती हैं। तो ये चार एलिमेंट इंडियन सोसाइटी के जो कि सेकुलरिज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14, 15, 16, आर्टिकल 25 टू 28, आर्टिकल कल्चर एंड माइनॉरिटी राइट्स यानी कि आर्टिकल 29 और 30, और हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मैंडेट। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये चार ही चीज़ें हैं जो कि इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म को प्रमोट करती हैं। एन नंबर ऑफ एग्जांपल आपके हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, और आप उसको ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। सेकंड थिंग इज रीजन ऑफ सेकुलरिज्म इंडिया। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमको जो सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो और चीज़ें हैं वो हमारे लिए ज़्यादा क्रूशियल हैं। लेकिन तभी हम एक बार देखते हैं कि इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म की या तो हिस्ट्री या उसका रीज़न क्या हो सकता है। सी, आपने देखा होगा अशोकास पॉलिसी, है ना, आपने अपनी हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा। जो अशोका की पॉलिसी थी, ठीक है, कलिंग वॉर के बाद में वो काफ़ी लिबरल हो गई थी। ठीक है, इतनी लिबरल हो गई थी कि अशोका के टाइम पीरियड में जो अशोका के जो पिलर मिलते हैं वहाँ पर अशोका ने साफ साफ कहा है कि वो मानता है अपने धर्म को है, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता है। अशोका अपने डिसाइपल से कहता था, अपने लोगों से कहता था कि वो व्यक्ति जो अपने धर्म को बढ़ाने के लिए दूसरे के धर्म को नीचा दिखाता है, वो अपने धर्म को सबसे ज़्यादा कमजोरी हानि पहुंचाता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें थी। और इसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि इंडिया के अंदर जैन रिलीजन, बुद्धिज्म, ये साथ साथ तकरीबन चले थे। ठीक है, और इसी साथ जो सोसाइटी के अंदर पहले से जो रिलीजन था, ठीक है, हिंदू रिलीजन। ठीक है, ये तीनों के तीनों रिलीजन एक साथ में पैरेलली ग्रो किए। ठीक है, जिसमें जैन और बुद्धिज्म तो साथ में शुरुआत हुए थे और तीनों के बीच में काफ़ी हार्मनी थी। कोई ऐसे हमको एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं जो इनके आपस में जो कुछ इस तरीके की बातें बताते हो कि उस टाइम पे सोसाइटी हार्मोनियस नहीं थी। इसके बाद में मेडिवल टाइम में जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया वो था भक्ति मूवमेंट ने। भक्ति मूवमेंट ने अपनी सोसाइटी को बहुत पास लाने का काम किया, क्योंकि भक्ति मूवमेंट ने क्या किया कि जो हिंदू सोसाइटी थी और मुस्लिम सोसाइटी थी उनके बीच का फासला था उसको पाटा। ठीक है, जो उसकी हिंदू सोसाइटी थी, जो हिंदू सोसाइटी के मेथड ऑफ वर्शिपिंग थी, और जो मुस्लिम सोसाइटी की मेथड ऑफ वर्शिपिंग थी, उसको एक पॉइंट पे लाके खड़ा किया। जैसे कि क्या होने लगे, कव्वालियाँ होने लगी। ठीक है, भजन होने लगे। ठीक है, जैसे कि अगर हिंदुज़म में गुरु शिष्य परंपरा चलती थी, तो मुस्लिम्स में जो भक्ति मूवमेंट के अंदर, सूफी मूवमेंट के अंदर एक पीर मुरीदी सिस्टम चलने लगा। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसे सेंट हुए, फॉर एग्जांपल कबीर, जिन पे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि भाई वो हिंदू थे या मुस्लिम थे। ठीक है, किस उसके वो सेंट थे। तो ये कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने हिंदू मुस्लिम का जो गैप था उसको पाटने का काम किया। इसके बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट था उसने भी हमारे सेकुलरिज्म को प्रमोट किया। हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर काफ़ी ऐसे नेशनलिस्ट लीडर थे जो कि सारे के सारे जो हमारा पूरा सोसाइटी थी उससे आते थे, उसके अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं था। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसने इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म को प्रमोट किया। उसके बाद में फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। सी,
इंडियन सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से बहुत ज़्यादा अलग है। अलग होने का एक सबसे बड़ा रीज़न जो है वो ये है कि दोनों का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा अलग है। यूरोपियन सेकुलरिज्म या वेस्टर्न सेकुलरिज्म जो इवॉल्व हुआ है वो उस कंडीशन में इवॉल्व हुआ है जब चर्च तो जो था वो किंग पर डोमिनेट था। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं था। तो इंडिया का जो सेकुलरिज्म भी था वो भी ऐसा कुछ सेकुलरिज्म नहीं है, वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से काफ़ी ज़्यादा अलग है। तो हम बात करते हैं इंडियन सेकुलरिज्म की, उसके फीचर्स क्या हैं। सी इंडियन स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, लेकिन इंडियन स्टेट इज़ नॉट ऑल्सो एंटी रिलीजियस। इंडियन स्टेट कोई एंटी रिलीजन स्टेट नहीं है ना। जो स्टेट है वो आपके धर्म को प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन आपके धर्म को वो डिमोट भी नहीं करेगा। ठीक है। इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे किसी के अगर कंपेरेटिव में, तो वो बात करेंगे हम फ्रांस की। ठीक है, क्योंकि फ्रांस जो है वो वेस्टर्न मोड ऑफ सेकुलरिज्म का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो फ्रांस के अंदर ऐसा नहीं है ना। फ्रांस के अंदर क्या होता है कि आपके जो त्योहार हैं, आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, आप उसको पब्लिकली शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक ऐसा मैसेज जाता है कि फ्रांस स्टेट इज़ एंटी रिलीजियस स्टेट। ठीक है, लेकिन इंडियन स्टेट के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन स्टेट आपका एंटी रिलीजियस स्टेट नहीं है। इसके बाद में स्टेट विल ट्रीट ऑल रिलीजियस ग्रुप इक्वली। इंडियन सेकुलरिज्म का एक और फीचर है कि जो क्या होता है कि जो स्टेट है वो सारे रिलीजियस ग्रुप्स को इक्वली ट्रीट करता है। वो किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, सारी की सारी अपॉर्चुनिटी सभी के लिए खुली हुई हैं। ठीक है, पूरे हम अपने फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो एक्सेप्शन है वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं है, किसी और बेसिस पे एक्सेप्शन हो सकते हैं आपकी चीज़ों के ऊपर, लेकिन रिलीजियस बेसिस पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये हमें बताता है कि जो इंडियन स्टेट है वो सारे रिलीजियस को इक्वली ट्रीट करता है। इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि वेस्टर्न सेकुलरिज्म को इंडियन सेकुलरिज्म से अलग करती है आपस में, वो है कि वेस्टर्न स्टेट या जो वेस्ट में जो स्टेट है वो रिलीजियस मैटर पे किसी भी हाल में कोई इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर क्या है कि जो स्टेट है वो पॉजिटिवली इंटरफेयर कर सकता है। वो पॉजिटिवली इंटरफेयर कर सकता है। सी फॉर एग्जांपल, अगर वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर पर्टिकुलरली फ्रांस के अंदर किसी रिलीजन के अंदर कोई कुप्रथा चली आ रही है, कोई कुरीति चली आ रही है, तो स्टेट उसको दूर नहीं करेगा। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा केस नहीं है। इंडिया के अंदर अगर किसी धर्म के अंदर कोई कुप्रथा चली आ रही है तो इंडियन स्टेट उसको एक लेजिस्लेशन के थ्रू इंटरफेयर कर सकता है और उस प्रथा को ख़त्म कर सकता है। और आप तब ये दलील नहीं दे पाएंगे कि भाई स्टेट को रिलीजन से दूर रहना चाहिए। स्टेट का कोई हक नहीं है कि वो रिलीजन में इंटरफेयर करे। क्या इसके कुछ एग्जाम्पल हैं? बिल्कुल एग्जाम्पल हैं। इंडिया के अंदर कोई कितना भी सती प्रथा को अपने रिलीजन से जस्टिफाई करने की कोशिश करें, लेकिन आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इंडियन स्टेट आपकी दलील को नहीं मानेगा। एक और एग्जांपल ट्रिपल तलाक का है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, स्टेट को लगा कि जो किसी रिलीजन की पर्टिकुलर कोई जो कस्टम है, ठीक है, वो किसी सिटीजन के राइट को हानि पहुंचा रही है। वो सिटीजन कौन है? पर्टिकुलर वुमन है। ठीक है, तो फिर उसने पॉजिटिवली इंटरफेयर किया और ट्रिपल तलाक को जो था ख़त्म किया। इसके बाद में एक और हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं, वो सबरीमाला का इशू। किसका इशू? सबरीमाला का। आपने शायद सुना होगा कि सबरीमाला एक टेम्पल है साउथ में जहाँ पे वुमेंस का जो जाना है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को खारिज कर दिया और उनने वुमेंस के एंट्री को अलाउ किया। लोगों ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट को या इंडियन स्टेट को रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और उसने बोला कि जो स्टेट है वो पॉजिटिवली तो इंटरफेयर कर ही सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्रांस के अंदर ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा। वहाँ अगर कोई कुरीति चलती आ रही है तो उसको हटाने का काम वहाँ के रिलीजियस लीडर का है। वहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर अगर कोई पर्टिकुलर किसी धर्म के अंदर कोई कुरीतियाँ चली आ रही है तो जो स्टेट है वो इंटरफेयर करके कर सकता है लोगों के राइट्स को बचाने के लिए। और यहीं से हमारी डिबेट खड़ी होती है, कस्टमरी मोरालिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ऐसे के लिए, और यूपीएससी के अंदर तो ये सिविल सर्विसेज के अंदर ये ऐसे पूछा भी जा चुका है। ठीक है, कस्टमरी मोरालिटी जैसे जो सती प्रथा, सबरीमाला इशू, ट्रिपल तलाक इशू, और कस्टमरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जैसे कि आपका राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, अब जैसे कि ट्रिपल तलाक है उसमें राइट टू इक्वलिटी आपका भंग हो रहा है ना। ठीक है, सबरीमाला इशू था उसके अंदर आपका राइट टू इक्वलिटी भंग हो रहा है, उसके अब वायलेट हो रहा है आपका राइट टू इक्वलिटी वुमेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है इट विल प्रिवेल ओवर योर कस्टमरी मोरालिटी। इसके बाद में एक और फीचर है इंडियन सोसाइटी का, इंडियन सेकुलरिज्म का, वो है स्टेट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी। स्टेट ड्यूटी बाउंड है माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो माइनॉरिटीज़ को स्पेशल सेफ गार्ड भी देता है और स्पेशल प्रोटेक्शन भी देता है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है आपके आर्टिकल 29 और 30। इसके बाद में
यूज ऑफ स्टेट फंड फॉर स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पस इज अलाउड। सी, ये भी एक एग्जाम्पल है या फिर ये भी एक पैमाना है जिससे आपका इंडियन सेकुलरिज्म आपका वेस्टर्न सेकुलरिज्म से काफ़ी डिफरेंट है। कैसे कि वेस्ट के अंदर जो सरकार का जो फंड है, स्टेट का जो फंड है, वो किसी भी कीमत पे किसी रिलीजियस पर्पस के अंदर यूज़ नहीं हो सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर जो स्टेट है, जो सरकार है, वो अपना पैसा, वो अपना टैक्स का पैसा किसी रिलीजियस चीज़ पे खर्च कर सकती है, बशर्ते कि वो इसके अंदर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगी, है ना। वो किसी एक रिलीजन पे खर्च कर रही है तो दूसरे पे भी करेगी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल, आज से 1-2 साल पहले तक एक कॉन्सेप्ट चलता था वो था हज सब्सिडी, ठीक है। क्योंकि हज पे जाना बेसिकली एक जो रिलीजियस एक पिलग्रिमेज है मुस्लिम कम्युनिटी की, जिसमें वो लोग सऊदी अरबिया के अंदर जाते हैं अपने रिलीजियस चीज़ें करने के लिए, ठीक है। चूँकि वहाँ का जाना बहुत महंगा पड़ता है, वहाँ पे स्टे करना बहुत महंगा पड़ता है, तो इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों को सब्सिडी दिया करती थी, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल था कि इंडियन गवर्नमेंट अपने पास से एक रिलीजियस काम के लिए सब पैसा दे रही थी। और ऐसा सिर्फ हज के साथ में नहीं है, ऐसा हर रिलीजन के किसी न किसी चीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन गवर्नमेंट कुंभ मेला अरेंज करवाती है। कुंभ मेला में कितना खर्च होता है वो सारा का सारा इंडियन स्टेट उठाता है। हर सब्सिडी में जो पैसा खर्च होता है वो पूरा का पूरा स्टेट उठाता है, ठीक है। लेकिन आपको वेस्ट कंट्रीज़ के अंदर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो रिलीजियस जो कोई भी फंक्शन होंगे, कोई भी इस तरीके का काम होगा, कोई कल्चरल फेस्ट होगा, कोई ऐसा रिलीजियस फेस्टिवल होगा, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट फंड नहीं देगा, है ना। बेसिकली रिलीजन के डोमेन में स्टेट की फंडिंग की वहाँ पे कोई काम नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर जो स्टेट है वो रिलीजियस पर्पज़ के लिए फंडिंग कर सकता है, बशर्ते कि वो इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। एक और बड़ी बात कि इंडिया के अंदर इंडिविजुअल और बोथ कम्युनिटी रिलीजियस राइट को प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। वेस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। वेस्ट के अंदर आपके इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्शन मिलेगा, यानी कि आप अपना धर्म आप अपना जो धर्म है उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आप एक कम्युनिटी जो है, एज अ कम्युनिटी भी आप अपने धर्म को फॉलो कर सकते हो। लेकिन फ्रांस के अंदर या वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। कैसे? जैसे कि आप अपने घर में पूजा कर सकते हो, तो ये तो आपकी इंडिविजुअल राइट हो गई। लेकिन आपको सबको साथ में मिलके पूजा करना है, आपको सबको साथ में मिलके कुछ ऐसे रिलीजियस अपने फंक्शन ऑर्गेनाइज कराने हैं, तो ये हो जाएंगे आपके कम्युनिटी राइट्स, ठीक है। या आपको अपना खुद का कोई एक संप्रदाय, कोई एक पंथ चलाना है, ठीक है, वो हो जाएंगे आपके कम्युनिटी राइट्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को रिकॉग्नाइज करता है, आर्टिकल 25 के अंदर और आर्टिकल 26 के अंदर। लेकिन बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं है। इसके बाद में कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको गारंटी देता है कि आप अपने जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको पब्लिकली कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रांस के अंदर ऐसा नहीं है। फ्रांस के अंदर आपको अगर आपके रिलीजियस त्यौहार कुछ मनाने हैं तो आपको अपने घर के अंदर ही मनाने होंगे। इवन आप अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को भी वहाँ पर कैरी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिख हैं तो आप पगड़ी नहीं बांध सकते। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप वो स्कल टोपी नहीं लगा सकते। या अगर आप हिंदू हैं तो आप तिलक नहीं लगा सकते। तो कोई भी चीज़ जो कि आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी को शो कर रही है वो आप पब्लिकली यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए फ्रांस के अंदर बुर्का वगैरह बैन है और इस तरीके की काफ़ी चीज़ें बैन हैं। और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के अंदर आ चुका है, सिविल सर्विसेज के अंदर, कि व्हाट फ्रांस कैन लर्न फ्रॉम द इंडियन मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म। तो इसलिए ये जो आपके सिविल CAPF एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर हमने 2 चीज़ें जानी। एक तो फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन सेक्युलरिज्म, एंड सेकंड कि हाउ इंडियन सेक्युलरिज्म इज डिफर फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, ठीक है। अब सेक्युलरिज्म के एडवांटेज क्या हैं? इंडियन सेक्युलरिज्म के या इन जनरल सेक्युलरिज्म के क्या एडवांटेज हैं? पहला क्या एडवांटेज है कि जो हेट्रोजीनियस सोसाइटी होती है उससे कल्चरल डाइवर्सिटी बढ़ती है, ठीक है। हमारी इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है। इससे क्या हुआ, इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म जनरेट हुए हैं। इंडिया के अंदर कव्वाली भी गाई जाती है, भजन भी गाए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ड्रेस फॉर्म्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आर्ट फॉर्म है जो इंडिया के अंदर जनरेट हुई हैं। अलग अलग तरीके की भाषाएं हैं। फॉर एग्जांपल, उर्दू को पर्टिकुलरली मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में एसोसिएट किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जो इंडिया का जो कल्चर है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई हुआ है सोसाइटी की वजह से। तो जो हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ होती हैं, हेट्रोजीनियस मतलब जहाँ पे काफ़ी तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है, वो अक्सर कल्चर डाइवर्सिटीज़ को प्रमोट करती हैं। और कल्चर डाइवर्सिटीज़ इन जनरल तो अच्छी होती हैं, हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यूज़ करने का मौका मिलता है, ठीक है। इसके बाद में बिल्डिंग ऑफ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होती है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉफ्ट पावर इज अ पावर ऑफ अट्रैक्शन। सॉफ्ट पावर इज अ पावर ऑफ अट्रैक्शन। सी, फॉरेन पॉलिसी के अंदर या इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर एक कॉन्सेप्ट काम करता है, सॉफ्ट पावर। बेसिकली इसके अंदर क्या है कि बेसिकली फॉरेन पॉलिसी है क्या, इंटरनेशनल रिलेशन है क्या। इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक कंट्री है ए और दूसरी कंट्री है बी।
एक कंट्री ए दूसरी कंट्री बी से अपना काम कैसे करवा सकती है, वही है पावर को एक्सरसाइज करना। अब इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है हार्ड पावर, ठीक है, पहला तरीका है हार्ड पावर। हार्ड पावर यानी कि वो उसको डरा धमका के अपना काम करवा सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया अगर चाहता है कि वो नेपाल के अंदर अपनी खुद की अपनी फेवरेबल सरकार को रखे, या फिर इंडिया चाहता है कि जो नेपाल है वो नेपाल इकोनॉमी के अंदर चाइना को इतना प्रमोट ना करे, चाइनीज जो इन्वेस्टमेंट है उसको इतना प्रमोट ना करे, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स को इतना प्रमोट ना करे। तो उसके दो तरीके हैं, या तो इंडिया सीधे नेपाल को धमका सकता है कि भाई तुम चाइना के साथ में इतना ज़्यादा मत मिलो जुलो, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि इंडिया अपने आप को इतना ज़्यादा कल्चरली रिच दिखा सकता है कि जो नेपाल है वो अपने आप इंडिया की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो चाइना के कंपैरिजन में, जैसे कि इंडिया पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के साथ में करता है, अफगानिस्तान के साथ में, ठीक है। क्या करता है कि अफगानिस्तान के साथ में इंडिया ने बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क किए, बहुत सारा काम किया अफगानिस्तान के अंदर, जिससे जो अफगानिस्तान की जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसका इंडिया के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, ठीक है। तो वो एक एग्जाम्पल है इंडिया की सॉफ्ट पावर का। तो बेसिकली सॉफ्ट पावर क्या होती है? सॉफ्ट पावर इज़ अ पावर ऑफ अट्रैक्शन, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं कि सामने वाले से अपना काम कराते हैं, ना कि किसी धमकी के बेसिस पे, बल्कि वो खुद आपसे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है, वहाँ के लोग इतने अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, कि वो आपके फेवर में काम करते हैं। तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है उसका एक उस सेकुलरिज्म का एक एडवांटेज है इंडिया की सॉफ्ट पावर। इंडिया की सॉफ्ट पावर सेकुलरिज्म का एडवांटेज कैसे है? सेकुलरिज्म होने से हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं वो रह रही हैं, जैसे कि बुद्ध लोग रह रहे हैं, ठीक है, मुस्लिम लोग रह रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि जब इंडिया साउथ ईस्ट जो नेशन है, फॉर एग्जांपल कोई एक नेशन है जैसे कि म्यांमार है, ठीक है, या साउथ कोरिया है, ठीक है, या फिर जापान है, जब इंडिया इन कंट्रीज़ के साथ में जब फॉरेन पॉलिसी अपनी अपनाता है तो ये हवाला देता है कि भैया आप ये, क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं वो बुद्धिज़्म की फॉलोवर कंट्रीज़ हैं, तो ये हवाला देता है कि आप बुद्धिज़्म को मानने वाले हैं और हम बुद्धिज़्म को दुनिया को देने वाले हैं, है ना। गौतम बुद्ध जी का जन्म हमारे यहाँ हुआ था, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बुद्धिज़्म फैलाया है, तो हम बुद्धिज़्म को देने वाले हैं, ठीक है। तो इससे एक लिंक बनती है, इंडिया इस लिंक के थ्रू दूसरी कंट्री के साथ में बातचीत कर सकता है, ठीक है, उससे एक अपने अच्छे संबंध बना सकता है। उसके अलावा इंडिया के अंदर मुस्लिम्स भी रहते हैं, तो जब इंडिया गल्फ कंट्रीज़ के साथ में जब अपने रिलेशन बनाती है, डील्स करती है, तो वो हवाला दे सकती है कि हम इंडियंस जो हैं वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका सेकुलरिज्म है वो आपको आपकी सॉफ्ट पावर को एक्सरसाइज करने का मौका देता है। इसके बाद है इंक्लूसिव आर्किटेक्चर, है ना, कि जो सेकुलर क्या होता है कि जब सेकुलरिज्म होगा सोसाइटी के अंदर तो लोग आपस में मिलेंगे, कनेक्शन, लोगों का आपस में कम्युनिकेशन होगा, है ना। आपस में कम्युनिकेशन होने से जो कल्चर डाइवर्सिटी वो आएगी और जो आर्किटेक्चर डाइवर्सिटी है वो भी आएगी, ठीक है। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो पर्टिकुलरली दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के टाइम के अंदर डेवलप हुआ था। इसके अंदर बेसिकली क्या था कि जो कल्चर था, जो आर्किटेक्चर था, उसके अंदर हमको इंडियन एलिमेंट और इस्लामिक एलिमेंट दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, और मुगल आर्किटेक्चर के अंदर ये ज़्यादा मिलता है ना। मुगल आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स में आप जाएंगे तो आपको झरोखे बने हुए दिखेंगे, जो कि राजपूत आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है, और साथ में आपको मीनारें और गुम्बद भी बनी हुई दिखेंगी, जो कि इस्लामिक आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इससे एक इंक्लूसिव आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। इसके बाद में सोसाइटी के अंदर पीस एंड स्टेबिलिटी रहती है। अगर आपकी सोसाइटी हेट्रोजीनियस है और वहाँ पे सेकुलरिज्म नहीं है तो आप हमेशा ही डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी हेट्रोजीनियस है और वहाँ पे सेकुलरिज्म, लोग सोसाइटी सेकुलर है, तो वहाँ पे हमेशा पीस और स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे की जो बिलीफ है उसकी लोग इज्जत करेंगे। इसके बाद में सेकुलरिज्म एक क्या करता है, वो ओपन सोसाइटीज़ को बढ़ावा देता है, और जो ओपन सोसाइटीज़ हैं वो डेमोक्रेसी की स्मूथ रनिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ओपन सोसाइटीज़ के अंदर ही अच्छे फैसले हो सकते हैं, जहाँ पे आपके फैसले को कोई काटने वाला नहीं होगा, वहाँ कहीं कभी अच्छे फैसले नहीं हो सकते। जहाँ पे आपके फैसले पे कोई सवाल खड़े करने वाला होगा, वहीं पे अच्छे फैसले हो सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज चैलेंजेस टू सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म में चैलेंजेस क्या हैं? इंडिया क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है अपने सेकुलरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में? पहला है कम्युनल पॉलिटिक्स, जो हम सब जानते हैं। जब रिलीजन का यूज़ पॉलिटिक्स में होता है तो एक बहुत वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट होती है, जिससे राइट्स होते हैं और भी चीज़ें होती हैं, और राइट से ज़्यादा कि जो सोसाइटी के आपस का जो ट्रस्ट है वो ब्रेक होता है। और ट्रस्ट ब्रेक करने से हुआ क्या कि आपकी ट्रस्ट ब्रेक करने से हुआ क्या कि सभी के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आएगी, ठीक है। तो जो कम्युनल पॉलिटिक्स है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है टू आर सेकुलरिज्म। इसके बाद में एक जो बड़ा थ्रेट है वो है फोर्स कन्वर्जन, ठीक है। फोर्स कन्वर्जन क्या होता है? अक्सर फोर्स कन्वर्जन जो होते हैं
वो सोसाइटी की फैब्रिक को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, अगर सी कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी दूसरे धर्म को या किसी अलग धर्म पद्धति को अपनाना चाहता है या किसी भी धर्म पद्धति को नहीं अपनाना चाहता, तो ये उसका खुद का मैटर है। लेकिन जब आप फोर्स करेंगे उसको उस चीज़ के लिए, तो वो कहला जाएगा फोर्स कन्वर्जन। ठीक है, आप फिर फोर्स करेंगे तो फिर सामने वाला जो दूसरी कम्युनिटी वाला है वो भी फिर देखेगा, उस चीज़ को नोटिस करेगा, फिर वो भी फोर्स करेगा कन्वर्जन। ठीक है, तो इससे जो सेकुलरिज्म का जो ढांचा है वो डिस्टर्ब होगा। इसके बाद में प्रैक्टिस टू स्यूडो सेकुलरिज्म। स्यूडो सेकुलरिज्म क्या होता है कि जब आप सेकुलर अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए, जब आप एक कम्युनिटी के प्रति अपने आप को सेकुलर दिखाने के लिए दूसरी कम्युनिटी का बुरा करना चालू कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्यूडो सेकुलरिज्म। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन के लिए इस हद तक चले जाएंगे कि आप मेजोरिटी के प्रोटेक्शन को जियोपैडाइज कर देंगे, तो वो एक एग्जाम्पल होगा स्यूडो सेकुलरिज्म का। ठीक है, इंडिया के अंदर स्यूडो सेकुलरिज्म का एक जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो दिया जाता है शाहबानो केस का। शाहबानो केस का जो एग्जांपल दिया जाता है वो स्यूडो सेकुलरिज्म का एग्जांपल दिया जाता है, जिसके अंदर क्या हुआ था कि उस समय की जो सरकार थी राजीव गांधी की, उसने मुस्लिम कम्युनिटी को प्लीज़ करने के लिए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को बदल दिया था, शाहबानो वाले फैसले को बदल दिया था और ये वर्डिक्ट दिया था, मतलब ये और बाय लेजिस्लेशन उन्होंने इस चीज़ को वो किया था, लीगलाइज किया था कि जो मुस्लिम वुमेन है उनको तलाक के बाद में किसी भी तरीके का कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो मुस्लिम जो मर्द है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है मुस्लिम अपनी जो एक्स वाइफ है उसके प्रति। ठीक है, तो ये एक स्यूडो सेकुलरिज्म का एग्जांपल दिया जाता है और ये भी हमारे सेकुलरिज्म के लिए खतरा है। कोई इससे होगा क्या कि जब आप किसी भी एक ग्रुप को ओवर प्लीज करेंगे तो फिर दूसरा ग्रुप आपसे छिड़कता जाएगा। ठीक है, वो ना सिर्फ सरकार से उसका मोहभंग होगा बल्कि उस दूसरी कम्युनिटी से भी उसका मोहभंग होगा जिसके लिए आप उसको प्लीज कर रहे हैं, जिसको आप ओवर प्लीज कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में लो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये कैसे है? अगर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ लो है तो आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम जनरेट होंगी, और अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम जनरेट होगी तो ये एक आप वल्नरेबल हो जाओगे किसके लिए? कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए। कम्युनल पॉलिटिक्स के लिए अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, अगर आप अभी भी मतलब एक समय के बाद में भी अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है, तो कोई अगर आपसे आके कहेगा कि भाई फलां कम्युनिटी के लोग तुम्हारी नौकरी खा रहे हैं, उनकी वजह से तुम्हारी नौकरी नहीं लग रही है, वो अगर नहीं होते तो तुम्हें आसानी से नौकरी मिल जाती, तो तुम उस पर जल्दी बिलीव कर लोगे, तो तुम वल्नरेबल हो जाते हो कम्युनल पॉलिटिक्स के शिकार होने के लिए अगर तुम बेरोजगार हो तो। इसके बाद स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़। ठीक है, फेक न्यूज़ आजकल ज़्यादा बढ़ रही है सोशल मीडिया के ऊपर। आप देखते हैं कि कहीं कुछ तो भी आज से 15-15 20-20 साल पुराने फ़ोटोज़ निकाल के कहीं से भी उसको चला दिया जाता है कि ये अभी की न्यूज़ है, या किसी और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी चीज़ को कोट करके सोशल मीडिया पे चला दिया जाता है। तो इस तरीके से जो फेक न्यूज़ है वो हमारे जो सेकुलरिज्म को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है। और इसके बाद में एक जो चीज़ है वो है येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म क्या होता है? येलो जर्नलिज्म बेसिकली आज का जो फिनोमेना है कि आजकल जो मीडिया हाउसेज़ हैं वो किसी भी छोटी से छोटी न्यूज़ को एक सेंसेशन की तरह प्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अगर कोई हल्की फुल्की बात भी है तो वो उसके अंदर एक सेंसेशनलिज्म लाने की कोशिश करती हैं, उसको एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने की कोशिश करती हैं। हो सकता है दो दोस्तों में झगड़ा हुआ हो और एक इत्तेफाक से वो जो दोनों दोस्त हैं वो अलग अलग धर्म के हों, है ना। अब जो मीडिया हाउसेस हैं वो क्या दिखाने की कोशिश करेंगे कि दो अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, लेकिन हुआ क्या है, वो दो अलग दोस्तों के बीच में झगड़ा हुआ है, वो किसी भी पैटी इशू पे हो सकता है, लेकिन उस न्यूज़ को एक सेंसेशन के साथ में प्रोड्यूस करना ही कहलाता है येलो जर्नलिज्म। कि जब आप ऐसी हेडलाइन बनाते हैं, आई कैचिंग हेडलाइन बनाते हैं, और जब आई कैचिंग आप हेडलाइन बनाते हैं तो आप जो तथ्य हैं उनके साथ में आई कैचिंग हेडलाइन नहीं बना सकते, आप तथ्यों को थोड़ा तोड़ते मरोड़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से तथ्यों को तोड़ के मरोड़ के पेश करना यही कहलाया जाता है येलो जर्नलिज्म। ठीक है, इसके बाद इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस, कि कहीं पे कोई इंसिडेंट हुआ और आप फिर उसको खुद आप अपने आप पे लेने लगे। ठीक है, जैसे कि कहीं पे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ, अब टेररिस्ट अटैक हुआ था कहीं और, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप अपने यहाँ पे जो कम्युनिटी जो लिव कर रही है आप उसको शक की निगाहों से देखने लगे। ठीक है, तो ये है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस है इंडियन सेकुलरिज्म के। इसके बाद वेज टू मेंटेन सेकुलरिज्म, हम कैसे अपना सेकुलरिज्म को मेंटेन कर सकते हैं? तो हमको हेट स्पीच पे एक अच्छा लेजिस्लेशन चाहिए। ठीक है, आज जो हेट स्पीच है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, पॉलिटिक्स के अंदर इसका काफ़ी यूज़ होने लगा है। ठीक है, तो इस पे हमको बंदिश लगानी होगी। इसके बाद में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इंटर कम्युनिटी कम्युनिकेशन। जो अलग अलग संप्रदाय हैं उनके आपस के बीच का कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक संप्रदायों का आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगा, जब तक हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में आपस में जो डायलॉग है उसके अंदर बढ़ावा नहीं होगा, तब तक वो अपने आप वो जानेंगे कैसे कि आपस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जब तक इनके आपस का कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगा
तो ये अपने कंसर्न्स को अपने तक रखेंगे और उसको बढ़ाते जाएंगे, ये भी अपने कंसर्न्स को अपने तक रखेंगे और उसको बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि जब इनके आपस के बीच की बातचीत हो तो इनके जो आपस के बीच के जो झगड़े हैं या फिर कुछ भी एक ऐसी कोई चीज़ है वो ख़त्म हो। ठीक है, तो इंटर कम्युनिटी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश होना बहुत ज़रूरी है, और ये हो सकता है किसके थ्रू? पीस कम्युनिटीज़ के थ्रू, पीस कमेटीज़ के थ्रू। पीस कमेटीज़ क्या होती हैं कि ये लोकल मोहल्ले की एक कमेटी होती है जिसके अंदर सभी संप्रदाय के लोग होते हैं। ठीक है, और इनका रोल कब बढ़ जाता है? इनका रोल बढ़ जाता है कि जब समाज के अंदर थोड़ा तनाव भरा माहौल होता है, तो हर धर्म के लोग आपस में मिलके मतलब ऐसी कुछ चर्चाएं करते हैं जिससे कि जो सोसाइटी है उसके अंदर कुछ ऐसा चीज़ ना आए जो कम्युनल पॉलिटिक्स को फ्यूल करे। इसके बाद में मीडिया शुड बी मोर सेंसिटिव टू सच इश्यूज, है ना? जो कम्युनल पॉलिटिक्स वाले इश्यूज होते हैं, मीडिया थोड़ा उसके प्रति थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव रहे, क्योंकि मीडिया का सेंसिटिव नहीं रहेगा तो अल्टीमेटली होगा कि मीडिया उससे अपना खुद का सेंसेशनलिज्म प्रमोट करने की कोशिश करेगा, अपनी खुद की हेडलाइन लेने की कोशिश करेगा, टीआरपी लेने की कोशिश करेगा, तो वो ऐसी चीज़ों को और बढ़ावा देगा। तो मीडिया का सेंसिटिव होना जो बहुत ज़रूरी है ना? कोई कम्युनल अगर कुछ बात आती है तो उसके अंदर एक सेंसिटिव रिपोर्टिंग करना मीडिया की बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। मीडिया अगर चाहे तो उस बात को वहीं भी दबा सकता है, और मीडिया अगर चाहे तो एक छोटी सी चिंगारी को आग में बदलने का काम भी कर सकता है। इसके बाद सेंसिटिव पुलिसिंग, पुलिस को भी सेंसिटिव होना चाहिए। पुलिस को भी ये समझना चाहिए कि किस तरीके के जो इश्यूज़ हैं वो कम्युनल रूप ले सकते हैं, तो उन इश्यूज़ पे पुलिस को टाइमली एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ताकि वो जो इश्यूज़ हैं वो कम्युनल टेंशन को प्रमोट करने में एक पोटेंशियल की तरह यूज़ ना हो। ठीक है, तो पुलिस को भी टाइमली एक्शन लेना चाहिए ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जिन पे एप्रीहेंशन है कि वो आगे चल के एक बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। उसके बाद में चूँकि आप एक सिक्योरिटी फोर्सेस का एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, तो आपको जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसका काम भी बढ़ जाता है इसके अंदर, कि आपकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जो काम कर रहा है इंडिया के अंदर, जो इंटर कम्युनिटी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के अंदर, उसको टैकल करने का काम सिक्योरिटी फोर्सेस का ही होगा। ठीक है, तो हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको थोड़ा और सेंसिटिव होना पड़ेगा, और उनका रोल इसके अंदर बहुत क्रूशियल हो जाता है। फिर जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे इंडिया के अंदर सेकुलरिज्म को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं वो उनको टैकल करें। तो ये था आपके सेकुलरिज्म के ऊपर डिस्कशन। इससे आपका पेपर 2 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ये पूरा होता है। ठीक है, और एक जो गांधीयन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है वो कहता है कि गांधी जी ये मानते थे कि समाज जो है उससे आप धर्म को नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए समाज के अंदर धर्म का होना बहुत ज़रूरी है और सरकार के अंदर भी धर्म का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ये नहीं कहते थे कि सरकार जो है या जो पॉलिटिशियंस जो है वो धर्म का यूज़ करें पावर को आने में। उनका धर्म से मतलब था ना कि कोई विशेष धर्म, बल्कि इंसानियत का धर्म। तो आपसे इन केस पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ गार्डियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म, तो गांधी जी क्या कहते थे? गांधी जी कहते थे कि जो सोसाइटीज़ है उसके अंदर धर्म बहुत अच्छी तरीके से मिला हुआ है। आप किसी सोसाइटी को, पर्टिकुलर इंडियन सोसाइटी को धर्म से वंचित नहीं कर सकते, और जो इंडियन जो स्टेट है उसको भी धर्म को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो वो स्टेट सेपरेशन के बिल्कुल भी एडवोकेट नहीं थे। उनका मानना था कि जो स्टेट है वो धर्म के हिसाब से चले, इसलिए उन्होंने कहा भी था कि पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज़ वन ऑफ द सिन। ठीक है, तो ये कुछ हमारा डिस्कशन था सेकुलरिज्म के ऊपर। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस जो पर्टिकुलर वीडियो है उसको शेयर कीजिए, और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि हम ऐसे ही टॉपिक जो लेके आने वाले हैं जो कि आपके CAPF 2023 के अंदर काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और आगे भी अगर आप कोई ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई स्टेट PCS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, CDS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके अंदर भी ये सब चीज़ें आपकी आपके क्या कहते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ में ऐसे ही कंटेंट के लिए। थैंक यू।